जय हिंद मित्रों, आप सभी का आपके YouTube चैनल और जूम क्लासेस में जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत करते हैं। हम अपने ई शिक्षा संवाद एक मंच है जो कि केवल हमारा ही नहीं आपका है। आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उनको भी यहाँ पर आप लाने का प्रयास करें। अभी तक हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर जूम में। जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं वो लाइव देख रहे हैं, मुझसे अपनी बातों को शेयर करते हैं। आप सभी जो लोग वीडियो को रिकॉर्ड देखते हैं यूट्यूब पर, वो लोग, उन लोगों के लिए भी एक खास बात आज लेकर हम आए हैं कि हम लोग जो सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं कि हम लोग को सबसे पहले सिलेबस क्या होता है, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, पूरा यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे से आपको सब्जेक्ट एजुकेशन क्या है आपका सब्जेक्ट एजुकेशन के बारे में हमने डीपली आपको पूरा सिलेबस यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक आपको बता दिया है। अब इसके बाद हमने दूसरे चरण में आपको दूसरे स्टेप में फर्स्ट पेपर जो एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग क्या आता है उसमें उस कंडीशन को पूरा अप्लाई करके हम बता रहे हैं आपको। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो मिल चुके हैं। अब तीसरे पार्ट में अब हम बताएंगे कि लास्ट में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। उससे पहले महत्वपूर्ण सूचना इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि अब आपकी जो कंटेंट वाली क्लासेस है वो आपकी 2 जनवरी से, कंटेंट वाली जो क्लास है 2 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब 2 जनवरी 2022 से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है वह मुख्य रूप से यहाँ पर पीजीटी की क्लासेस, ठीक, पीजीटी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है और प्लस साथ में नेट की, ठीक। नेट के साथ साथ नेट जेआरएफ की है, नेट जेआरएफ है और साथ में आपका क्या स्टार्ट हो रहा है? असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक। असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारियां आपकी स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर 2 तारीख से आपकी कंटेंट वाली सभी की सभी क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो जिन लोगों को आपके साथ जो भी जुड़े हुए हैं या इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि जो 2 तारीख से जो कंटेंट वाली आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी उसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सके। जिसकी फीस मैंने आपको पहले ही बता रखी है, इसकी फीस आपकी 4,000 रुपए है, जबकि नेट वाली की जो फीस है आपकी 5,000 रुपए है। अगर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट अगर 5,000 वाली क्लास को लेता है तो उसको पीजीटी के लिए अलग से फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर ये कट हो जाएगी और ये 5,000 मात्र आपको जमा करना पड़ेगा। अब 5,000 में आपको मिलेगा क्या क्या चीज? आपको पूरे कंटेंट कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। नंबर 1 कंप्लीट सिलेबस मिलेगा आपको, पूरा कंप्लीट सिलेबस डीप में पढ़ाया जाएगा। पीजीटी भी पढ़ाया जाएगा, नेट जेआरएफ भी पढ़ाया जाएगा और असिस्टेंट प्रोफेसर भी पढ़ाया जाएगा। फिर आपको दूसरे पॉइंट में क्रैश कोर्स पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा? क्रैश कोर्स पढ़ाएगा, जिसमें आपको क्रैश कोर्स सेकंड मतलब पहले टर्म में ये खत्म किया, दूसरे टर्म में क्रैश कोर्स खत्म होगा और तीसरा टर्म जो होगा उसमें कैप्सूल कोर्स होता है, ठीक। कैप्सूल कोर्स में मात्र आपको 15 से 20 दिन में आपको पूरे सिलेबस को रिवाइज कर दिया जाएगा। यहाँ 30 से 35 दिन में आपको पूरे सिलेबस को रिवाइज कर दिया। कहने का मतलब कि आपके जो पूरे कंटेंट है, जो पूरा मटेरियल है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर 3 बार सिलेबस खत्म किया जाएगा। साथ में आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, ठीक। डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा जहां पर जो आपको डाउट होगा, जो भी परेशानियां होंगी, उन सभी चीजों को यहां पर आपको सॉल्व कराया जाएगा। फिर उसके साथ साथ आपको पीवाई क्यूज दिए जाएंगे। क्या दिएंगे? पीवाई क्यूज दिए जाएंगे। पीवाई क्यूज भी कैसे होंगे? जो एनटीए यूजीसी नेट का हो, जो एमएड में एंट्रेंस के एग्जाम में आया हो, जो पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में आया हो, या जो असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन आए हो, सब के सब पूरा मटेरियल दिया, पूरे के पूरे पीवाई क्यूज दिए जाएंगे। अब पीवाई क्यूज को जो देने का जो तरीका होगा वो तरीका कुछ अलग होगा। अलग क्या होगा कि यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा, मान लो यूनिट फर्स्ट पढ़ा हमने, तो यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चन को, चाहे पीवाईक्यू हो, पीवाईक्यू जितने भी होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, वहां पर आपका एमएड वाला आएगा। फिर आपका एमएड के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर में जो आएगा, ठीक है, पीजीटी में जो क्वेश्चन आते हैं आपके, और आपका एक क्या बचता है?
नेट वाले में, ठीक। इतने मतलब इन चारों के क्वेश्चन पूरे भारत में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं अभी तक उनसे सब निकालकर यूनिट वाइज आपको दिया जाएगा। और यूनिट वाइज देने के साथ साथ जब आपको सॉल्व कराएगा तो सॉल्व केवल सॉल्व नहीं कराएगा बल्कि यहाँ पे ट्रिक बताए जाएंगे। क्या बताएंगे? ट्रिक्स बताए जाएंगे, किस ट्रिक से आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं कम समय में अपने क्वेश्चन को। तो इतनी चीजें आप सभी को मिल रही मात्र 5,000 रुपए में। यदि कोई नेट जेआरएफ की तैयारी नहीं करना चाहता है, केवल पीजीटी की तैयारी करना चाहता है तो वो केवल 4,000 रुपए पे करेगा। और जो लोग पूरा कंप्लीट सिलेबस लेना चाहते हैं वो 5,000 अपना देकर पूरा सिलेबस ले लेंगे। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो फीस देनी है, बहुत से बच्चे कह रहे कि 1 डाउन पेमेंट करना पड़ेगा क्या, तो यहाँ पर 1 डाउन नहीं, आप 2 बार में या 3 बार में इसको पेमेंट आप कर सकते हैं। क्लियर? 2 या 3 बार में आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आप एक बार में ही इसकी पेमेंट करें। क्लियर है? डाउट यहाँ पर सभी को बताएं। एक सेकेंड आते हैं। सभी लोग बताइए, सभी को डाउट्स क्लियर है? हेलो, सभी लोग बोले डाउट्स क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? सर। हाँ सर। ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कांटेक्ट के लिए मैंने अपने जो भी यूट्यूब होता है उसपे थंबनेल हम लगा देते हैं। फिर भी यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना दे रहे हैं 9807542082 है आपका, और दूसरा है 858542 93 66 और 78। ये इन दोनों नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप सभी को इन यहाँ पर सभी रिप्लाई मिलेंगे जो भी क्वेरीज करनी होगी उससे रिलेटेड। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि पीजीटी वाले क्यों पढ़े, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले क्यों पढ़े, नेट वाले क्यों पढ़े। तो याद रखिए, जिन लोगों ने नेट का एग्जाम दिया है उन लोगों का अगर उनको लगता है उनका नेट हो जाएगा तो जेआरएफ के लिए मेरे साथ पढ़े। अगर उनको लगता है कि उनका जेआरएफ हो जाएगा तो मेरे साथ पीजीटी के लिए पढ़े। अगर उनको लगता है कि मेरा पीजीटी में सिलेक्शन हो चुका है तो आप मेरे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कंप्लीट सिलेबस मेरे पास है, पूरा कंटेंट है, और अगले 6 महीने में जो तैयारी हम खुद करेंगे वही हम आपको भी कराएंगे। तो यहाँ पर बहुत इफेक्टिव चीजें मिलेंगी, हमारे द्वारा मिलेंगी, और आपसे भी हम कुछ ना कुछ लेंगे। तो इतनी चीजें आपको रहेंगी यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा आपको क्लास समझ में आ गया होगा कि 2 तारीख से हम लोगों की लगातार कक्षाएं चलने वाली है। ठीक। अब करते हैं हम लोग जो बूस्ट करने वाली क्लास होती है, वार्म अप क्लास, अब उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या मेरे साथ जितने लोग जुड़े हैं सब लोग वार्म अप के लिए तैयार हैं? बताएं। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है। तो यहाँ पर सभी लोग तैयार है ना वार्म अप क्लास के लिए, कि यहाँ पर हम लोग क्यों एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर अपनी तैयारी को, अपने लक्ष्य को साधने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ठीक है। अब लक्ष्य भी हमारा कैसा हो, आप लोगों ने भगवान गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा। वो कोई भगवान नहीं थे, वो हम लोगों के तरह ही साधारण पुरुष थे, साधारण इंसान थे। लेकिन उन्होंने सबसे अच्छी बात कही क्या, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। उन्होंने कहा कि लोग कोशिश करते हैं। ठीक, एक एक लाइन में इनकी पूरी कहानी छिपी। इन्होंने कहा कि लोग कोशिश करते हैं और हार जाते हैं। इन्होंने कहा कि लोग कोशिश करते हैं और हार जाते हैं, फिर कोशिश करते हैं और फिर हार जाते हैं। यही हार उनको मजबूती और सफलता की ओर ले जाती है। ये भगवान गौतम बुद्ध की कहानी से या उनके जीवन से हम जोड़कर देखते हैं तो हमें खुद में खुद आत्मविश्वास मिलता है कि नहीं, इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम हुआ। जब तक तो हम लोग अपनी लक्ष्य को पाएंगे नहीं तब तक हम प्रयास करते रहेंगे, सफलता पाने के लिए एकदम दिन प्रतिदिन लगे रहेंगे, हम लोग डट कर लगेंगे। ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज अगर सफलता आपको आसानी से मिल जाए तो उस सफलता का कोई मोल नहीं होता है। अगर कोई भी चीज आसानी से मिल जाए तो उसकी हम लोग ज्यादा कदर नहीं करते, लेकिन जो बहुत मेहनत से, जो बहुत कड़ी मेहनत से हम लोग पाते हैं ना, उसकी इज्जत हम लोग पूरे जीवन हम लोग करते हैं। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने वार्म अप क्लास की तरफ। तो सभी लोग तैयार है? एक बार
कमेंट करके बोले। गुड इवनिंग सर। हाँ, वेरी गुड इवनिंग। सर तैयारी। ठीक है, सब लोग तैयार है ना? तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन बताएगा? मैं देखता हूँ किसकी बारी है आज सबसे पहले। यहाँ पर उत्कर्ष है, उत्कर्ष जी ने भी क्लासेस करी हैं। ये उत्कर्ष जी आज हम लोग के साथ नए जुड़े हैं, जो कि सुजाता मैम की क्लास के साथ हम लोग से जुड़े हुए हैं। तो ये हम लोगों को आज बताएंगे कि सिगमंड फ्रायड को हम लोग क्यों ज्यादा फेमस मानते हैं। सिगमंड फ्रायड ने क्या चीजें दी थी, बताइए आप उत्कर्ष जी। सर, उन्होंने जो पर्सनालिटी का थ्योरी दिया कि किस प्रकार हम पर्सनालिटी को पहचानते हैं, 3 एलिमेंट, ईड, ईगो और सुपर ईगो, जिसमें इस ईगो का क्या रोल है। दूसरा बिंदु डिफेंस मैकेनिज्म, कि कोई भी पर्सन या इंडिविजुअल का अनकॉन्शियस माइंड किस तरह से किसी नए सिचुएशन को डील करेगा एडजस्टमेंट के वेल बीइंग के लिए, कि हम क्या एडजस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन Third बन point- जाता है कि सिगमंड फ्रायड की ऐसी क्या चीज ली गई जिसमें टॉलमैन ने इनकी एक चीज को यूज किया था। तो टॉलमैन ने क्या यूज किया इनकी एक चीज को, बताएं। कैथिक्स। कैथिक्स। देखिए, नाम जिसका हो वही Ethics बोले, इसको। ज्यादा अच्छा है ना। कोई और बोलता है तो सामने वाला कंफ्यूज होगा। चलिए, जी सर, उत्कर्ष जी सर। ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब चलते हैं बात नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कौन आता है हम लोगों के सामने। नेक्स्ट नाम लेते हैं हम लोग। अब इसमें बताएंगे, कुल मिला के अब बताएंगे इसमें आपको शिवांगी सिंह जी बताएंगी कि इमोशनल इंटेलिजेंस किसने दिया था। सर गोल्डमैन का। हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस हाँ, गोल्डमैन ने दिया था। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया? मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात दोनों का नाम जी से ही आता है। थॉर्नडाइक नहीं, जी से ही नाम आता है दोनों का ना। एक गोल्डमैन आता है तो दूसरा मल्टीपल वाले क्या आते हैं आपके? गार्डनर का नाम आता है। क्लियर? गार्डनर का नाम। बिल्कुल 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 सही है। अब यहाँ पर सविता सिंह जी हमको बताएंगी कि यहाँ पर फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में ये फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज की थ्योरी किसने दी है? सर इसको कैटल ने दिया था। बिल्कुल, कैटल ने दिया था। और ये इसमें से जो ठोस वाला है, एनवायरनमेंट से रह के हमारी बुद्धि बदलती है, चेंज होती है। ये क्वेश्चन पूछा था 2019 में। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका रहेगा, दीपाली जी से क्वेश्चन है कि मेंटल एबिलिटी की बात किसने करी थी? टर्मन ने, बिने ने, गाल्टन ने या वेस्कलर ने? सर गाल्टन ने की थी मेंटल एबिलिटी की बात। तो बिने ने क्या करी? बिने ने यूनिटरी मेथड दिया था। यूनिटरी मेथड दिया था। और टर्मन ने दिया था। बिने ने यूनिटरी मेथड और टेस्ट दिया था सर। गाल्टन ने मेंटल एबिलिटी बोला था। ठीक है। और वेस्कलर का नाम क्यों फेमस है? सर एडल्ट के लिए उन्होंने जो है वो वर्बल और नॉन वर्बल का कुछ कंसेप्ट दिया था। बिल्कुल, वर्बल और नॉन वर्बल की कहानी आती है यहाँ पर। क्लियर है? अब स्निग्धा जी बताएंगी कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। बिल्कुल बिल्कुल सही है। सभी लोगों ने आंसर दिया है। अब आती है बात सैलवी की ना। सैलवी वर्मा जी हम लोगों को बताएंगी। ठीक, सैलवी वर्मा हम लोग को बताएंगे कि बिहेवियरिस्ट या व्यवहारवाद के जनक कौन है। व्यवहारवाद, जब मनोविज्ञान हम लोग पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान में व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म की बात हम लोग करते हैं तो उसके फादर कौन होते हैं? उनके फादर पढ़ा है, मतलब लिखा है, पढ़ा है कहीं पर आपने इसको? मैंने जब यूनिट 3 पढ़ा रहे थे तब यूनिट 3 में मैंने लिखा था। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कोई नहीं देगा क्लास के। हाँ बोले सर चार्ल्स पियर है। ठीक है, आप इसको अपने नोट्स में अभी
सर्च करके, वेट कोई नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूँ ना, कोई नहीं बोलेगा, हम बोल रहे हैं इनको जो है ये क्लास के एंडिंग में ये हमको बताएंगे कि व्यवहारवाद के जनक कौन होते हैं, ठीक है। क्लास जब एंड करेंगे हम तब ये अपनी बातों को रखेंगे वहां पे ना, आज नहीं इनको कोई बताना है, ना हम बताएंगे ना आप बताएंगे, ये अपना सर्च करके बताएंगे हम लोग को। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग इससे पहले यूनिट 6 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक। यूनिट 6 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग यूनिट 7 की बात करेंगे। जो यूनिट 7 आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन है आपका, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन है आपका, ठीक। डाटा इंटरप्रिटेशन है जिसमें इसमें हम लोगों की बात क्या करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन में आंकड़े होंगे, मतलब यहाँ पे गणितीय आंकड़े आपको दिए जाएंगे और गणितीय आंकड़ों से ही आपको जो है वहां पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में क्या आता है, आपके एग्जाम में टेबल वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में टेबल वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर दूसरा आपको पाई चार्ट मिलता है आपको, ठीक, पाई चार्ट मिलता है आपको, ठीक, पाई चार्ट के अकॉर्डिंग मिलता है आपको, या फिर आपको जो 360 होता है, 360 में पूरा ये डिवाइडेशन आपको सवाल दे देता है, तो उसमें कैसे गुणा गणित आपको लगाना है उसके बारे में जानना रहता है, ठीक। तो इन सब चीजों के बारे में जो दिया जाता है, सवाल जो आते हैं आपको, वो डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में आता है। जब इसको मैथमेटिकल पोर्शन जब आप पढ़ते हैं तो उससे कोरिलेट करके डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में आपको बताया जाता है, जो कि इसमें ज्यादा हम लोगों को बताने के लिए यहाँ पर नहीं, जब हम लोग क्लास करेंगे तो खूब ढेर सारा उसमें पढ़ना है हम लोगों को, क्लियर। तो यूनिट 7 आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है। इसमें बहुत से लोग डरते होंगे डाटा इंटरप्रिटेशन से, मैं आपको बता दूं कि डाटा इंटरप्रिटेशन में आपके 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से 100% 3 आपके सही होने हैं, 2 में आपको थोड़े से समय लगेगा, 2 में आपको टोटल मिला के इसको 7 मिनट लगता है आपको। हर एक क्वेश्चन, हर एक यूनिट को सॉल्व करने का एक टाइम होता है पर्टिकुलर, तो इसको 7 मिनट, 6 से 7 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगते हैं, क्लियर। जब आपका कॉम्प्रिहेंशन बताया था, तो कॉम्प्रिहेंशन में आपका मुख्य रूप से 8 मिनट मैंने बताया था, 8 से 10 मिनट उसमें लगते हैं। तो ऐसी चीजें जो होती हैं इसको हम लोग सबसे लास्ट में करना पसंद करते हैं, क्योंकि ये टाइम टेकन वाले होते हैं। फिर इसके बाद आता है आपका इसके बाद नेक्स्ट जो आता है यूनिट 8, इसके बाद आता है यूनिट 8। तो यूनिट 8 में हम लोगों को क्या पढ़ता है, यूनिट 8 में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आता है आपका। यूनिट 8 में क्या आता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आता है हम लोगों का, क्लियर। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड हम लोग चीजों को देखेंगे उसमें, आईसीटी, हाँ, जिसको आईसीटी हम लोग बोलते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हाँ, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक, टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या पढ़ना है कि यहाँ पे आईसीटी से रिलेटेड सामान्य जानकारी लेनी है, कि यहाँ पर सामान्य जानकारियों के साथ सामान्य शब्दावलियां हम लोगों के सामने क्या चीजें आने वाली हैं, इनसे संबंधित जो शब्दावलियां होती है ना, फुल फॉर्म जैसे आता है, फुल फॉर्म को लिखना है, उसको याद करना है, तो ये सब चीजें यहाँ आती। फिर इसके बाद आता है कि इसमें बेसिक्स इंटरनेट क्या होते हैं, ठीक है, इंटरनेट के बारे में, ईमेल्स क्या होता है, ऑडियो क्या होता है, वीडियो क्या होता है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, इन सब चीजों के बारे में जो हम लोगों को पढ़ना है वो इसमें पढ़ना है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो पढ़ना है वो आपको कौन सी यूनिट में पढ़ना था, आप बताएं, किस यूनिट में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ना था? उसमें ईटी में पढ़ना था, सेकंड पेपर में। हाँ सर उसमें भी 8 है, 8, हाँ, उसमें भी 8, उसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। इसमें हम लोग अब यहाँ पर जो हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट वे में देखने वाली है वो आपका है इसमें हायर एजुकेशन, कि मतलब डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, कि हायर एजुकेशन में इसका उपयोग कैसे करेंगे, हायर एजुकेशन में ना, हायर एजुकेशन में कौन कौन से डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च हुए हैं, हाँ,
कैसे उसको, जैसे आप स्वयं प्रभा और भी है आपका। आज आप लोगों ने देखा होगा कि एनपीई 2020 का जो आया था, उसमें जो अभी चल रहा थैंक यू था सर। कि सब लोगों ने हाँ ज्वाइन थैंक किया यू, था। आपको बहुत बहुत थैंक यू। मैं जुड़ नहीं पा रही थी, मुझे मिल ही नहीं रहा था सर, इसलिए परेशान थी। आप भेजे तब जुड़े। बहुत अच्छा उनका लेक्चर था, 3 घंटा का था लगभग, लेकिन बहुत बिल्कुल, अच्छे लेक्चर बहुत जानकारी अच्छा था, मे बी नो डाउट बहुत बेहतरीन था। लेकिन कुछ को ये ऐसी थी। चीजों को जुड़ने से हम लोगों के मन में भी बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो उन क्वेश्चन को एक जी सर। कॉपी या एक डायरी में लिख लेंगे, और उसके क्वेश्चन कोई और नहीं बताने वाला, खुद हमको खोजना है उनका। ठीक, अब उनको खोजना कैसे, आपने देखा होगा कि 2020 का जो शिक्षा नीति आई, उनकी सब लोग विशेषताएं बता रहे हैं। उनमें कमियां तो ढूंढो, कमियां ढूंढोगे तो पता चल जाएगा कि उनमें अच्छाइयां क्या है। क्योंकि जब हम कमी ढूंढने जाते हैं ना, तो जब पढ़ते हैं कि अरे ये भी अच्छाई है, अरे ये भी अच्छाई है, तो कमियां कम मिलती है, अच्छाइयां ज्यादा मिलती है। तो किसी एक को ढूंढने जाओगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको पढ़ना पड़ेगा। किसी को अगर बुरा बताना है तो उनकी अच्छाइयों को जानना पड़ेगा। तो इसलिए उनकी अच्छाइयों को नहीं, उनकी कमियों को ढूंढोगे तो कमियों में आपको ढेर कमियां भी मिलेंगी, और साथ में आप अच्छाइयों दोनों को कंपेयर करके जब आप पढ़ोगे तो आपको मजा आने वाला है। मैंने कंपेयर करके पढ़ाना ही आपको सिखाया है ना, ठीक है। तो जी ये सर। आपका यूनिट 8 में ये है, आपका आईसीटी है, आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब आता है यूनिट 9। यूनिट 9 बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा हम लोगों का। ठीक है, यूनिट 9 में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें आएंगी। यूनिट 9 में आपका आता है, ठीक, यूनिट 9 में आपका आता है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। क्या आता है? एंड एनवायरनमेंट। हाँ, पीपल डेवलपमेंट एंड पीपल एनवायरनमेंट। डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। एंड इन्वायरमेंट। ठीक, इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में। इस टॉपिक में डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट क्या होता है, उनसे संबंधित जो भी विकास की जो समस्याएं हैं, जो भी आवश्यकता है, उन सब चीजों से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भूखमरी से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि समपोषणीय विकास का लक्ष्य क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है ना, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है। तो वहां पर हम लोग चीजें देखेंगे। फिर इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे मतलब ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस देखेंगे, मतलब मानव और पर्यावरण समव्यवहार कैसा होता है। इसके अंतर्गत निर्जातीय क्रियाकलाप देखेंगे, मतलब एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज एंड देयर इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट देखेंगे, मतलब निर्जातीय क्रियाकलाप को देखेंगे, और साथ ही साथ इसमें पर्यावरण पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग मेजर करेंगे। मतलब अगर हम आपसे कहें कि पूरी यूनिट पढ़ें, तो सबसे बड़ी यूनिट आपको हायर एजुकेशन, और ये आपकी यूनिट 10 और 9 काफी लेंदी होती है, बहुत लेंदी होती है, और इसका कोई और छोर नहीं होता है कि इसको आप जितना पढ़ोगे उतना कम पड़ेगा। तो इसमें हम लोग उतना कम है। बिल्कुल, इसमें हम लोग क्या करने वाले, इसमें हम लोग पर्यावरणीय मुद्दे जो होते हैं, ये आपको मैं बता दूं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की हम लोग तैयारी करेंगे, पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर इसमें जितना है सब का सब असिस्टेंट प्रोफेसर हम लोग के लिए यूजफुल है कहीं ना कहीं। ठीक, तो हम लोग जब इसकी तैयारी करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ढेर सारे फायदे होंगे। इसमें हम लोग वायु प्रदूषण पढ़ेंगे, जल प्रदूषण पढ़ेंगे, मृदा प्रदूषण पढ़ेंगे, ध्वनि प्रदूषण पढ़ेंगे, इतनी सब चीजें, मतलब जलवायु परिवर्तन है उससे रिलेटेड भी हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर पुरानी चीजें नहीं पढ़ेंगे, पुराने के साथ साथ जो अपडेट में जो आ रही है वो भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर प्राकृतिक स्रोत, मानव स्वास्थ्य से संबंधित क्या चीजें हैं, पर्यावरण संरक्षण। अब देखिए इसमें पर्यावरण संरक्षण एक्ट पढ़ना है। ठीक है, पर्यावरण से क्या होता है, ईपी क्या है आपका, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1986 में जो आया था। इससे हम लोग पढ़ेंगे। फिर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट कन्वर्सेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं हम लोग ये पढ़ेंगे। पेरिस एग्रीमेंट्स क्या होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर इंटरनेशनल चेंजेस
के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि नेशनल और इंटरनेशनल रूप में जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सोलर अलायंस क्या होता है, मतलब कुल मिला के इतनी चीजें हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। तो इसको पढ़ने में मुझे लगता है कि आप अगर 1 महीना भी ले लोगे तो कम पड़ेगा, लेकिन हम लोग बहुत कम है सर। बिल्कुल हम लोग अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ेंगे और समझेंगे ना कि एक पॉइंट के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। इसको हम लोग कंटिन्यू प्रोसेस में पढ़ते रहेंगे ताकि ये कोई चीज छूट ना पाए। यहाँ पर क्लियर है यहाँ पर? जी जी सर। ठीक, अब इसके बाद जो आता है इसको हम साफ करते हैं, तब यूनिट 10 बताते हैं ना, इसको हम साफ करते हैं और यूनिट 10 बताते हैं। ठीक है, और आप लोग क्या करेंगे, आपके साथ जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं कर रहे हैं, यदि किसी को मनी की प्रॉब्लम है, फीस नहीं दे पाता है, तब भी आप उसको मेरे साथ जोड़ेंगे ना, उसको तब भी आप मेरे साथ जोड़ेंगे ताकि वो अपनी भविष्य, अच्छे भविष्य का सपना जो देख रहा है वो पूरा कर सके। मैं बात की थी सर 1-2 लोग से, तो उन लोग रिजल्ट के लिए देख रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा तब हम देखेंगे। मैंने बोला ना कि जो लोग सोच रहे हैं कि उनका नेट हो जाएगा तो वो जेआरएफ के लिए पढ़े, जो जेआरएफ के लिए जिनका जेआरएफ हो रहा है वो पीजीटी के लिए पढ़े, जिनका पीजीटी के लिए पढ़ना वो हायर एजुकेशन के लिए पढ़े, और जिनको लगता है कि पीएचडी में एडमिशन चाहिए उसके लिए एंट्रेंस की तैयारी करनी, तो वो लोग जो मतलब कुल मिला के सभी लोग मेरे साथ जुड़े ताकि मैं उनको अच्छे और जितना मेरे पास है मैं उतना दे सकूं आपको ना, क्योंकि 2 तारीख से क्लासेस चलेंगी। हाँ बोले सर, जेएनयू के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लिए भी कंटेंट इसी सिलेबस से रहेगा सर? पूरा मैं आपको बताऊं, इंडिया का पूरा जो सिलेबस होता है वो एनटीए यूजीसी नेट का जो सिलेबस है पूरा हूबहू पूरे ऑल इंडिया लेवल का है वो एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जो आपको छोड़ा जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर नेट का जो पढ़ाएंगे साथ में पीजीटी का सिलेबस भी हम लेके चल रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस लेके चल रहे हैं, तो कहीं से कोई भी चीज छोड़ने की गुंजाइश नहीं है यहाँ पर। ठीक, तो सब का सब पढ़ाया जाएगा आपका, चाहे जेएनयू हो, चाहे एयू हो, एएमयू हो आपका, ठीक है, एनजीबीवी, कहीं का भी एंट्रेंस एग्जाम हो, जो सुसेट करने वाले हैं सुसेट का एग्जाम हो यहाँ। और दूसरी बात मैं बता दूं, यहाँ पर आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएगा, ना ही हिंदी पढ़ाई जाएगी ना ही इंग्लिश में पढ़ाएगा, बल्कि दोनों भाषाओं में यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बात बताया जाएगा यहाँ पर। क्लियर? बोले क्लियर डाउट? उत्कर्ष जी आपकी डाउट क्लियर है आपको? हाँ सर। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा। अब उच्च शिक्षा में हम लोग देखेंगे इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत में शिक्षा, मतलब देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले प्राचीन भारत में शिक्षा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर प्राची दीदी आपको कौन पढ़ाने वाला है, प्राची दीदी क्या करेंगे, आपको पीजीटी का सिलेबस पूरा का पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब वो पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको प्राचीन भारत में जो शिक्षाएं चल रही हैं, वैदिक परंपरा से गुरुकुल प्रणाली में क्या चल रही थी, मध्यकालीन में क्या चला, बौद्ध कालीन में क्या चला, जैन संप्रदाय में कैसी शिक्षा थी, फिर उसके बाद जब मुगल साम्राज्य आया तो वहां पर शिक्षाएं कैसी थी, तो इन सब का जैसे जैसे रूपांतरण होता गया ना वैसे वैसे स्टोरी पढ़ाई जाएगी। अब यहाँ पर साथ में प्राची दीदी ने आपको पढ़ाया पीजीटी का सिलेबस, और फिर हम सब्जेक्ट में भी हम आपको पढ़ाएंगे, मतलब यहाँ पर केवल केवल प्राची दीदी ने आपको पढ़ाया ये नहीं है, उनके साथ साथ दोबारा जैसे वो एक बार पूरा एक राउंड घूमेंगे दोबारा फिर हम उसी राउंड से घूम कर आएंगे। तो कहने का मतलब कि एक बार आपको इनके थ्रू पढ़ने को मिलेगा, इनके कंसेप्ट को समझने को मिलेगा, जब दूसरी बार हम आएंगे तो हम और अच्छे तरीके से आपके कंटेंट को क्लियर करेंगे। पहली बात तो यहीं से आपको क्लियर होगा, जब दूसरी बार हम आएंगे ना तो वहां पर लॉजिक लगा लगा के आप लोग को खुद याद हो जाएगा कि आपको कहीं याद करने की
रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक कहानी को दूसरी कहानी से जोड़ना सीखोगे। आपको पता होगा कि जब 1882 हुआ तो 1882 में कौन सी शिक्षा नीति आई, फिर उसके कितने साल बाद कौन सी शिक्षा नीति आई, तो फिर उसके तो ऐसे जो है साल को जोड़ा गया ना, कि मान लो पहला ये राम है, राम 82 में आया, श्याम जो है किस सन में आया, फिर ऐसे तो ऐसे सालों को बनाकर आपको बताया जाएगा, जिससे आपके माइंड में कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा और आपको कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको क्लियर है आपको इतनी चीजें ना। तो यहाँ पर प्राचीन भारत में शिक्षा का क्या माध्यम था, कैसे उच्च शिक्षाएं दी जाती थी, फिर इसमें स्वतंत्रता के पहले देखेंगे, स्वतंत्रता के पहले, ठीक, स्वतंत्रता के पहले और स्वतंत्रता के बाद, ठीक, पहले क्या कंडीशन थी और स्वतंत्रता के बाद क्या कंडीशन थी, इन दोनों कंडीशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इससे संबंधित इसका देखेंगे कि दोनों के शोधों में क्या परिवर्तन हुआ, किनके शोध के द्वारा क्या हुआ। फिर इसमें भारत में प्राच्य और पाश्चात्य परंपरा चली थी ना, छलनी का जो सिद्धांत था उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पारंपरिक और गैर पारंपरिक जो अधिगम कार्यक्रम चलाए जाते थे उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसी में आपको तक्षशिला, नालंदा और बौद्ध मठ, बौद्ध विहार क्या होते हैं, मठ क्या होते हैं, पूरी की पूरी चीजें सब आपको बताई जाएंगी। यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर इतनी चीजें आपको बताई जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक पेपर आपको बीएड में भी देखिए कॉमन पेपर आता है, वैल्यू एजुकेशन। क्या आता है, वैल्यू एजुकेशन पढ़ना पड़ता है, मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन पढ़ना पड़ता है, और एक इन्वायरमेंट एजुकेशन पढ़ना पड़ता है। हाँ ठीक, अब यहाँ पर हम बता दें मुख्य रूप से जो एमए या एमएड कर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर साथ में जुड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके सेमेस्टर में या एक वर्षीय प्रणाली जो होता है, ईयरली जो वाइज एग्जाम जो होते हैं, उनका भी सिलेबस पूरा डिट्टो यही है, यहाँ से कहीं हटकर जाता ही नहीं। चाहे एमए का सिलेबस आप उठा लो, चाहे एमएड का सिलेबस उठा लो, ओवरऑल इंडिया में जहां पर एमएड के सिलेबस चल रहे हैं वहां पर भी पूरा का पूरा सिलेबस यही है आपका। या जो एमए का एग्जाम देना चाहते हैं, एमए का जो एग्जाम दे रहे हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। इन केस जो बीएड कर रहे हैं, बीएड वाले भी इस क्लास को करेंगे तो उनके लिए भी बहुत मूल्यवान होने वाली ये क्लास है, क्योंकि उनके एग्जाम में भी ये सब चीजें आती हैं। जी सर, क्लियर, यहाँ पर ये हो गए। फिर इसके साथ हम लोगों के लिए पॉलिसीज आती हैं, यहाँ पर पॉलिसीज पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे, पॉलिसीज पढ़ेंगे। पॉलिसीज के साथ गवर्नेंस क्या होता है, ठीक है, गवर्नेंस के साथ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। ठीक, यहाँ पर इतनी इतनी चीजें, पूरी की पूरी चीजें आपको यहाँ पर आपको क्लासेस में मिलने वाली है। और 2 तारीख से आपको सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब कि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा हर एक चीज, हर एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा। क्लियर है इतनी पॉइंट सभी को, बताइए सभी को क्लियर है, सभी पॉइंट बताएं। जी सर, जी सर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आपको सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस, पेपर फर्स्ट का पूरा सिलेबस कंसेप्ट बिल्डिंग के थ्रू हमने समझा दिया। एक दिन और लगेगा जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस होता है उसमें से हम ढूंढ कर लाएंगे कि क्या क्या चीजें आपको और रह गई हैं। ठीक है, तो उसको भी एक दिन का समय, मेरे हिसाब से एक दिन का समय लगेगा, उसको भी पूरा का पूरा कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लेंगे, ताकि हम लोग के माइंड में जो कंसेप्ट, जो चीजें छूट भी जाए, अगर मान लो पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते कोई एक भी पॉइंट छूटे तो आप मुझसे कह सको सर ये पॉइंट अभी छूटा, इसको भी पढ़ाना है। तो मेरे माइंड में भी वो चीजें रहेंगी और आपके माइंड में भी रहेगा कि अभी सिलेबस में 1 या 2 चीजें बाकी रहेगी, उसको भी पढ़ना है हम लोग को। और एक चीज और बता दूं, अभी हिंदी का जब पेपर हुआ था तो बहुत से बच्चों ने बोला कि सर हमने ये नहीं पढ़ा, सर हमने वो नहीं पढ़ा। तो उन्होंने, सर ने भी एक बात बोली, जानते बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली, कि यहाँ पर बालक या बालिकाएं जो लोग भी तैयारी करने आते हैं ना, वो टीचर पर फुल्ली डिपेंड हो जाते हैं। मतलब कि 2 चीजें होती है, एक साधन होता है, ठीक, और एक साध्य होता है। ठीक है, साधन और साध्य में क्या अंतर है आप लोग को पता है, बताइए, साधन और साध्य में क्या अंतर होता है।
सर साधन सिर्फ साधे का नहीं पता, बट साधन मतलब रिसोर्स जिसके थ्रू हम उस नाव को उस नदी को पार कर लें। बिल्कुल ठीक। और वो जो जहाँ पर पहुंचेंगे वो साथ और साथ क्या होता है? अच्छा, ये नहीं पता जो सर मुझे। हम चाहते हैं पाना। देखिए, साधन और साध्य में क्या अंतर इतना होता है कि हम अपनी जरूरतों के अनुसार जो अपने काम को हम पूरा कर सके वो होता है साधन। साध्य का मतलब होता है कि हमको साधन नहीं चाहिए, हमको पूरा का पूरा फुल्ली डिपेंड होना पड़ता है साध्य के ऊपर। मतलब साध्य का मतलब होता है अब हमें कुछ नहीं करना है, टीचर ही हमारी नैया पार करेगा। ठीक है, जिस दिन हमने ये मान लिया कि केवल टीचर करेगी, जितना पढ़ाएगा उतना ही हम पढ़ेंगे, अपने से हमें कुछ नहीं करना है, तो उस दिन जान लो कि आपके लिए समस्याएं खड़ी हैं। अगर आपने केवल टीचर को साधन माना, एक जानकारी या एक ज्ञान का स्रोत माना है, तब तो आपके लिए सही है। लेकिन अगर आपने फुल्ली डिपेंड, अगर आप टीचर पर हो गए या हम ये कहें कि फुल्ली डिपेंड आप मेरे पर हो गए कि हम ही जो है एग्जाम में जाएंगे, हम ही एग्जाम में पेपर देंगे, हम ही एग्जाम में लॉजिक लगाएंगे, तो ऐसा तो संभव है नहीं संभव है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पेपर तो आप दोगे, पेपर हम थोड़ी देंगे, है ना। अगर कहा जाए कि द्रोणाचार्य जी ने जो है अर्जुन को सिखाया, ठीक है, तो यहाँ पर इतने कंसेप्ट क्लियर हो गए ना कि यहाँ पर जितनी भी चीजें थी मैंने बताने का प्रयास मेरा ये था कि आप फुल ये कहो कि 100% पूरा का पूरा हम तो नहीं। मैं आपको यहाँ पर सजेशन करूंगा कि आप लोग बुक्स भी पढ़िए, अदर मैटर्स भी आप पढ़ते रहिए, हाँ साथ में मेरे साथ जुड़े रहिए। जितना मेरे पास है हम सब कुछ देने का प्रयास करेंगे, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर बनाएगा उसके माइंड को हम नहीं पकड़ सकते। हाँ, उनके कंसेप्ट को पकड़ सकते हैं, कहां से क्या क्या चीजें बनाएंगी, उनके थॉट्स को, क्रिएटिव थॉट्स को हम लोग पकड़ सकेंगे जब साइकोलॉजिकल थॉट्स हम लोग के क्रिएट करना खुद से जान सकेंगे। जिस समय मैं आपको बता दूं आगे की कक्षाएं आपको कैसे लेनी है, आप लोग को कैसे पढ़ाई करनी मेरे साथ। जिस समय आपकी कक्षाएं चल रही हो, जिस समय हम पढ़ा रहे हो, आप कॉपी पेन लेकर बैठो, एक एक पॉइंट को जो लगे आपको इंपॉर्टेंट वो चीज नोट करो। जैसा कि अभी हमने आपको बताया और आपके वार्म अप क्लासेस में हम आपसे पूछते हैं ना, तो जिन बच्चों ने वो चीजें, छोटी छोटी चीजें लिखी होंगी वो तुरंत बता ले जाएंगे। अब कभी भी मेरी कक्षाएं करो चाहे किसी भी क्लास करो, आपको वो पॉइंट्स हमेशा लिखने चाहिए। और कंटेंट इसीलिए हम नहीं दे रहे क्योंकि आप लोग क्लास को देखो, समझो और बड़ी गंभीरता के साथ पढ़ो यहाँ पर, ठीक है। मतलब पूरा अगर 1 घंटे पढ़ना तो 1 घंटे पूरे दिमाग को होशो हवास में बैठकर पढ़ना है, ना कि ऐसा नहीं कि सब काम हो रहा है और पढ़ाई भी हो रही है। ऐसा होना मुनासिब नहीं है हम लोगों के लिए। क्लियर है सभी के लिए? बताइए। जी सर। अब शैलवी वर्मा आप बताइए, आ गई शैलवी? आ गई? आई नहीं वो? चलिए जब से वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी चीजें आपको क्लियर है? कोई भी ऐसा पॉइंट जो कोई डाउट कर रहा हो, कोई भी मन में अगर लग रहा हो कि हम तैयारी कैसे आगे कर पाएंगे, तो वो लोग अपनी समस्याओं को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे सर मैं बता रही हूँ, जब मैं पहली बार स्टार्ट की थी ना नेट का पढ़ने के लिए, तो पूरा मैंने हिंदी में लिखा था, अभी भी है मेरे पास वो नोट्स पूरा हिंदी में। जो ज्ञान स्थली में एक अलका मैडम आती है ना, हाँ अलका मैम ने आज ज्ञान स्थली, हाँ बिल्कुल, हाँ तो उनका एजुकेशन से जो जितने मैटर यूट्यूब में मिलते थे उसको मैंने पूरा लिखा, बट नहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाई सर। उसके बाद फिर सुजाता मैडम का देखी इंग्लिश में, आप बिलीव नहीं करोगे सर, मैंने पूरे 10 के 10 यूनिट फिर से मैंने लिखा और इंग्लिश में लिखा। बहुत बढ़िया। उसके बाद उसी में फिर मैं आपसे जुड़ी, तो आपका भी उसी में मैंने इंक्लूड किया है। मेरे पास पूरा बंडल तैयार हो गया लिख लिख के। अच्छा। अब लगता है कि थोड़ा मुझे कुछ हासिल हुआ है। पहले तो मैं सोचती थी इंग्लिश में लिखी, पूरा समय गया, कुछ होगा नहीं ना, कुछ होगा नहीं, लेकिन जब एग्जाम में गए तो वो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पता चलता है कि नहीं, इंग्लिश जब तक हमको पता नहीं होगा तब तक हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही हैं, जैसे रिसर्च वाली भाग हो गई, रिसर्च वाला तो टोटली अगर इंग्लिश हम नहीं करते हैं, पूरे हिंदी पे रहते डिपेंड, तो जिंदगी भर कंफ्यूजन बना रहेगा। बिल्कुल होने वाला, बिल्कुल ये बातें मैं मानता हूँ, बिल्कुल सही है आपकी बातें। सर मैं कुछ बोलूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग स्वतंत्र हैं बोलने के लिए।
सर पता है, जब मैंने आपकी क्लास नहीं ज्वाइन करी थी, मुझे पता ही नहीं था। तो सर ना, मैं जब एक बार मैंने अभी इस बार दोबारा जो है दिया है, दूसरे सेकंड अटेम्प्ट दिया है। इससे पहले एक बार दिया था एमएड में। तो सर उस टाइम पे जब एमएड के टाइम नेट का, तो हमें देख के पेपर डर लग रहा था, ये पेपर में पूछा क्या, मतलब मेरे को पता ही नहीं था यूनिट क्या है। आपसे मैंने एक ही महीना सर 2 महीने पढ़े थे, क्योंकि आपका पीजीटी में मैंने देखा था। फिर सर अभी पढ़ा था जब आपने शुरू किया था 1 महीना। तो सर क्वेश्चन हमने मतलब मेरा टाइम चला गया था सर, हम क्वेश्चन कर नहीं पाए थे, वहां पे छूट गए थे मेरे क्वेश्चन। बट सर क्वेश्चन पेपर करते हुए लग रहा था कि हाँ, मतलब मैं कर सकती हूँ। मेरे को लग रहा था, मतलब अंदर से बहुत ही कॉन्फिडेंस थे कि हाँ कर सकते। बट सर वही हुआ कि टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया, उसकी वजह से क्वेश्चन देख ही नहीं पाया, करना तो दूर हो गया। सर ये चीज है, लेकिन सर मेरे को महीने भर में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ सर कि अब पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ पढ़ रहे हैं, मुझे पता है कि नेट में क्या आना है, यूनिट पता है सारी। ये चीज से बहुत इम्प्रूवमेंट, मतलब महीने 2 महीने का ये है। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोगों की बातों को सुनकर एक कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि चले हैं जिस सफर पर, लाइनों को ध्यान से सुनिएगा, कि चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा। क्या है? चले हैं जिस सफर पर उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा। जब दिल में ठान लिया है कामयाबी को, लाइन सुनिएगा, जब दिल में ठान लिया है कामयाबी को अपना बनाने, ठीक है, जब दिल में ठान लिया है कामयाबी को अपना बनाने का, तो कोई ना कोई अंजाम तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये लाइनें अपने दिल और दिमाग में बैठा कर रखनी है, अपने दिल से पढ़ाई करनी है। आपकी क्लास, सर पता है आपकी क्लास करने के बाद कोई और अच्छी नहीं लगती है। नहीं मतलब बस सर पढ़ाते बस। अच्छा, बहुत कुछ है इस संसार में, सब कुछ नहीं अच्छे सर, है बहुत। सर बिल्कुल पता है यूट्यूब पे बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन सर आप क्या पढ़ते तो हमें वो किसी का समझ ही नहीं आता। मतलब फोकस्ड हो गया है कि बस सर का ही समझ में आना। पता नहीं सर क्यों नहीं किसी का ना देखने का मन करता। इसको एक वर्ड देते हैं जो साइकोलॉजी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज हो जाना। क्या? केंद्रित हो जाना, कि जैसा हम जिसके साथ हमारा ट्यूनिंग, जिसके साथ हमारी बैठ जाती है, जिस टीचर। अब मुझसे कहोगे तो मैं अनअकैडमी, सुनिए, मैं अनअकैडमी पे सुजाता मैम के अलावा किसी क्लास करना पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि किसी के साथ मेरी ऐसी टेलिंग बनती ही नहीं, समझ में आता ही नहीं। आज भी एजुकेशन पूरा पढ़ लिए, लेकिन फिर भी मैम की क्लास होती है तो ज्वाइन जरूर करते हैं हम। क्यों? क्योंकि उनके साथ एक ट्यूनिंग बन गई है और लगता है कि उनसे करने से कहीं ना कहीं मोटिव। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी कुछ ही 2 या 3 पोएम्स लिखी हैं, मैम की क्लास को जस्ट कर रहे हैं, करते हुए ही मैंने पोएम भी लिखी, जो मोटिवेशन मुझे भी मिले, मेरे साथ में जो लोग थे उनको भी मोटिवेशन मिले। तो ये उनके प्रभाव है, उनका प्रभाव की वजह से ही इतना अच्छा हम लोग कर पा रहे हैं। सर कोई ना कोई बात तो है सर कि आपसे इतनी फ्रिक्वेंसी मैच होती है कि सर आप बताते तो पढ़ने का इंटरेस्ट लगता है कि मतलब जब भी रात में आँख खुल जाती नहीं, एक बार नोट्स पलट लो। नहीं, बिल्कुल सही है। और सर फ्रिक्वेंसी बहुत तगड़ी मैच कर गई मैं ये आपसे। शर्त लगा के कह सकता हूँ कि 2 तारीख से जो क्लास करेंगे फिलॉसफी की, फिलॉसफी का एक एक पॉइंट आपको समझ में आने वाला है, बहुत जबरदस्त समझ में आने वाला है। क्लियर? अब सैल्वी वर्मा से हम लोग बात करते हैं और वो बताएंगे बिहेवियरिस्टिक के संस्थापक कौन है, बिहेवियरिस्टिक के। वाटसन। हाँ ठीक है, कौन है? वाटसन है। वाटसन। ठीक है, तो अब ये जो ये वार्म अप क्लास थी, ये शैलवी को हमेशा याद रहेगा कि बिहेवियरिस्टिक के वाटसन है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आधे ढूंढ तो लिया होगा मात्र 2 या 3 मिनट में, लेकिन उन्होंने वेट किया ना कि मेरा नंबर आएगा और मैं बताऊंगी। तो ये चीजें जो रहती हैं हम लोगों को क्लास से एक दूसरे से जोड़े रखती है। क्लियर है सभी को ना? लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। चलिए, जैसे मुझे अभी जस्ट एग्जाम हुआ कि जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस गोलमैन ने दिया है, बट मैं वहां पे गलती कर गई। अब वो मुझे पूरी जिंदगी याद रहेगी। जैसे आपने पूछा ना इमोशनल इंटेलिजेंस, तुरंत फट करके माइंड में आ गया, हाँ मेरे से तो ये क्वेश्चन छूट गया, गलत हो गया था। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे शिवांगी जी को भी याद रहेगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर ने दिया था। ठीक है, शिवांगी जी को भी याद रहेगा हमेशा कि यहाँ पर मल्टीपल इंटेलिजेंस की अगर जब कोई बात होगी तो गार्डनर। तो एग्जाम में ऐसी चीजें हम लोग डेली रूटीन में करेंगे बातें ना, तो हम लोगों को याद हो जाएंगी। चलिए ठीक है, फिर जैसे आपकी चीजें माइंड में वार्म अप क्लास होती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, पता नहीं सर किसका नाम लेंगे और क्या पूछ देंगे। नहीं, ये मुझे भी नहीं पता होता कि मैं किससे क्या पूछने वाला हूँ। चलिए नहीं, बट सर डर तो लगता है ना कि किसका नाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल।
जब नाम सुन लेते हैं हमारा नहीं है तो हार्ट बीट फिर से ठीक हो जाता है, उसको तो जैसे उसको फिर क्वेश्चन कम हो खत्म हो जाती है जाता है खुशी फिर की, heart beat अभी भी हम बाकी। नहीं चलिए, कोई हार्ट बीट बढ़ने वाली बात नहीं, यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। हाँ ये थोड़ा सा, अब ये अच्छी बात है कि आप लोग की हार्ट बीट बढ़ रही, इसका मतलब कि आप लोग सोचते हो उस चीज के बारे में ना, समझते हैं उस चीज के बारे में, तो उस चीज और याद सर जब रहती अपना है। नाम चला जाता है ना, जब अपना नाम चला जाता है तो हार्ट बीट एकदम नॉर्मल हो जाता बिल्कुल, और है। आपका नाम जब लाइव भी चल रहा है प्लस रिकॉर्ड में भी जा रहा है, तो और लोग भी सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं ना, सब चीजें होती हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और कल थैंक कोशिश यू सर। करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर का पूरा सिलेबस कल डिस्कस करके, और आपकी क्लास जो है 2 तारीख से कंटिन्यू वे में शुरू हो जाएंगी आपकी। ठीक है, चलिए जी ठीक है, ओके, बेस्ट थैंक यू ऑफ सर। लक, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद सभी को।